भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आरती शर्मा कक्षा डीएलएड प्रथम वर्ष के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो अपने कला शिक्षण से संबंधित है। कला क्या है? कला का अर्थ वैसे पहले देखें कि प्राचीन भाषा में देखें कि आदिकाल में मनुष्य अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए किन माध्यमों से या किन साधनों का आधार लेता था। तो आदिकाल से मनुष्य अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेता रहा है। वह अपनी शारीरिक चेष्टाओं को संकेतों व शारीरिक हाव भावों के द्वारा व रेखाओं के माध्यम से व्यक्त करता था। इन्हीं चेष्टाओं का प्रतिफल उसे भाषा के रूप में प्राप्त हुआ। कला का संबंध कहीं न कहीं सुंदरता व सौंदर्य बोध से है। कला ऐन्द्रिक भी होती है। कला को मनुष्य के जीवन के बाकी अंगों से अलग नहीं किया जा सकता है। जब हम कला की बात कर रहे हैं तो हमें कला शब्द की उत्पत्ति से भी परिचित होना चाहिए। जो कला शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जो कल धातु से बना है। इसका अर्थ होता है सुंदर, कोमल, सुख देने वाला। कला जो शब्द है वो कला शब्द की रचना किससे हुई है वो देखते हैं हम। तो कला शब्द की रचना कल प्लस अच प्लस ताप धातु एवं प्रत्यय योग से हुई है। अर्थात कला शब्द का अर्थ सुंदर, कोमल है, सुख देने वाला होता है। अब हम देखेंगे कला की परिभाषाएं। तो हम देखते हैं कि कला की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो पहले देखते हैं हम फ्राइड के अनुसार कला क्या होती है। कला अंतःकरण में दमित वासनाओं का उन्नयन है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। अगली है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। ऐसे ही एक विद्वान है टॉल्स्टॉय के अनुसार। तो टॉल्स्टॉय ने अपने मन में उठी हुई भावनाओं की अनुभूति को क्रिया, रंग, रेखा, वर्ण, शब्द आदि के सहारे दूसरे के हृदय तक पहुंचा देना ही कला है। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है कि जो आंतरिक भावों को कलात्मक रूप से अभिव्यंजित करे वही कला है। भारतीय मान्यता अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात शिव तत्व की उपलब्धि के लिए सत्य की सुंदर अभिव्यक्ति ही कला है। ऐसे ही हमारे एक विद्वान महान कलाकार हुए हैं जिनका नाम है चिंतक आनंद कुमार स्वामी। उन्होंने अपनी शब्दों में परिभाषा दी है, कलाकार कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं होता है मगर हर व्यक्ति एक विशिष्ट कलाकार होता है। अब हम देखते हैं कला के प्रकार। कला के दो प्रकार होते हैं, उपयोगी कला, ललित कला। उपयोगी कला इसमें हम देखते हैं कि उपयोगी कला से पहले जो कला के क्षेत्र या प्रकार हैं उसमें कुछ 64 कलाओं का उल्लेख हुआ है। जैसे
अनेक विद्वानों ने कला के अनेक रूप बताए हैं। भारतीय साहित्य तथा वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है। क्षिमेंद्र जी ने भी 100 से अधिक कलाओं के प्रकार माने हैं। ललित विस्तार में 86 तरह की कलाओं की चर्चा मिलती है। प्राचीन समय में कला संदर्भों में चारु औरकारु शब्द इस्तेमाल होते थे, जहाँ चारु का अर्थ, जो चारु शब्द है उसका अर्थ है सौंदर्य, वहीं कारु का अर्थ है कार्य से। अब हमारी जो आती है कला, दो प्रकार की है, ललित कला और उपयोगी कला। तो उपयोगी कला विनिर्माण और शिल्प कौशल जैसे व्यावहारिक विषयों और कौशल और तरीके से है। दूसरी भाषा में हम इनको देखते हैं तो इस कला के अंतर्गत वह कलाएं आती हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसमें काष्ठ कला, स्वर्णकारी, वस्त्र विन्यास आदि के साथ आधुनिक युग में प्रचलित विज्ञापन, लिपि, लेखन आदि कई कार्य आ जाते हैं, क्योंकि जब तक कला का उपयोग नहीं होता, कला मृत है। अरस्तु के अनुसार कला के मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं। जो अरस्तु है उसने अब कला के 3 भेद बताए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो चलो हम देखते हैं। ललित कला, उपयोगी कला और चारण कला। पाश्चात्य विद्वानों ने मुख्य रूप से 5 ललित कलाएं मानी हैं। तो ललित कला कौन कौन सी हैं 5? तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि ललित कला क्या होती है। तो सौंदर्य और सुंदरता पर आधारित रचनात्मक अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में जिससे हम सौंदर्य की अनुभूति और आनंद की प्राप्ति होती है, उन्हें हम ललित कलाएं कह सकते हैं। इस वर्ग में काव्य, संगीत, स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला को रखा गया है। अब हम देखते हैं कि ललित कला में 5 कलाएं कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 स्थापत्य कला, मूर्ति कला, नंबर 3 चित्रकला, नंबर 4 संगीत कला, नंबर 5 काव्य कला। प्रथम 3 कलाओं में लंबाई, मोटाई, चौड़ाई होती है, ये कलाएं दृश्य रूप होती है। अंतिम 2 कलाओं में स्वर और शब्द की प्रधानता होती है, ये भाव रूप कहलाती हैं। भाव रूप प्रकट करने वाली कलाओं में काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है। इन्हें रूपप्रद व प्रदर्शनकारी कला भी कहा जाता है। तो हमने पहले देख चुके हैं कि ये 5 कलाएं कौन कौन सी हैं, तो फिर देख लेते हैं इन्हें। पाश्चात्य विद्वानों ने मुख्य रूप से 5 ललित कलाएं मानी हैं: स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। अब हम देखते हैं कला का महत्व। कला का महत्व कई तरीके से होता है, जैसे कला से शारीरिक विकास होता है, कला से सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है, कला से संज्ञानात्मक विकास होता है, कला से रचनात्मकता बढ़ती है, कला से अभिव्यक्ति और संचार होता है। और देखते हैं हम जैसे कला का क्या महत्व है। तो कला प्रत्येक स्वरूप सुंदर, कोमल व सुख देने वाला होता है। जो कला है वो हमें सुंदर, कोमल व सुख देने वाला होता है। इसी स्वरूप के कारण मनुष्य को आत्मसंतुष्टि मिलती है। कला कार्य करने की वह शैली या तरीका है जिससे प्रत्येक मनुष्य को सुख व आनंद की प्राप्ति होती है। कला से ही हम सुख और आनंद प्राप्त करते हैं।
कला कई तरीके से होती है, किसी में शिल्प कला होती है, किसी में अभिनय करने की कला होती है, किसी में चित्रकारी की कला होती है, सब में अलग अलग तरह की कलाएं होती हैं। इसलिए कला विहीन जीवन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृत्यु समान कहा है। प्राचीन समय से ही कला के महत्व को समझकर विभिन्न कलाओं का प्रयोग चिकित्सकों ने असाध्य रोगों व रोगियों को कलाओं से जोड़ा, जिसमें संगीत, चित्रण, शिल्प आदि, और उनके रोग मुक्ति में आश्चर्यजनक ढंग से सकारात्मक बदलाव महसूस किए गए। मानसिक अशांति के समय यदि मनुष्य मनपसंद संगीत सुनता है तो उसका ध्यान समस्या से हटकर सुकून प्राप्त करता है। जैसे कोई व्यक्ति है तो वह बहुत अशांत मानसिक रूप से ग्रसित है, तो जो उसको पसंद है वो चीज करता है, जो कला को अपनाता है तो उसको आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है और उसका दिमाग भी सही होता है। मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। संगीत के माध्यम से ही व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त होता है, वह उसका आत्मिक विकास होता है। जैसे और देखते हैं तो कला के महत्व में कि व्यक्ति कला से एक तो वो रोजगार, अपनी आजीविका, अपना जीवन भी चला सकता है। कला से मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार होता है। कला के माध्यम से व्यक्ति का नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांवेगिक, भावनात्मक विकास होता है। इस तरह कला के माध्यम से एक स्थिर समाज बनाने में मदद मिलती है। कला का कार्य व्यक्ति और समाज को परस्पर समीप नजदीक लाते हुए एकता को स्थापित करना है। कला के माध्यम से ही व्यक्ति में छिपी हुई योग्यताओं का विकास होता है। हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की कलाएं होती हैं, तो उन्हें हम एक कला के माध्यम से ही, एक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही उन कलाओं का पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकता है। कला केवल कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाती, वरन आत्मिक शांति व शक्ति भी देती है। आगे एक और महत्व देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कला को शिल्प का रूप देकर व्यक्ति अपनी आजीविका चला सकता है। अतः कला मनुष्य के सर्वांगीण विकास व जीवन के अनेक पक्षों में सहायक है। मनुष्य के जीवन में कला के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है और न ही कला विहीन जीवन की कल्पना की जा सकती है। बिना कला के जीवन को नहीं जिया जा सकता है। कला के द्वारा कलाकार राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शिक्षा सहज भाव से देता है, जिससे वह विभिन्न विरोधी विचारधाराओं में भी समन्वय बैठा देता है। राष्ट्रीय एकता में कलाकार की भूमिका का जो कार्य करती है वह है संविधान के नियमों में भी अभी भी संभव नहीं हो पाया है, जबकि उस चित्र का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और मानव जीवन में अपना प्रभाव डालता है। एक लाइन है, एक कोटेशन है, कला शांति, प्रेम तथा एकता को सुंदर बंधन में बांध देना कला होती है। आगे हम देखते हैं कि कला अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का कार्य करती है। कला अपने देश की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास कर उसके संरक्षण का कार्य करती है। कला के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कराया जाता है। कला के द्वारा मनुष्य को
अचेतन मन की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। शिक्षा यदि मनुष्य को जीवन प्रदान करती है तो कला के द्वारा मनुष्य को जीवन दर्शन मिलता है। कला के द्वारा मनुष्य का मानसिक विकास भी संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला प्रमुख शाखाएं हैं। बिना कला के विज्ञान की शाखा का अध्ययन संभव नहीं है। कला द्वारा दो देशों के संबंध में अच्छे बनाए जा सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के साथ साथ संसार का एकीकरण भी किया जा सकता है। मानवीय मूल्य हमारी संस्कृति के नैतिक कर्तव्य हैं। इन सब का उद्घाटन एक कलाकार कला के माध्यम से सरलता व सहजता से कर सकता है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी।